अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आइन और कानून के बारे में क्या कहता है। एक तो हम बात करेंगे कि ट्रायल इन एब्सेंशिया हुआ है कुछ जर्नलिस्ट का या सो कॉल्ड यूट्यूबर का। वो बात करते थे पाकिस्तान की सरजमीन के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ लेकिन सवाल कानूनी तौर पर ये आया कि जनाब इनको जो है वो पेश करके ट्रायल क्यों नहीं किया गया, ट्रायल इन एब्सेंशिया किया गया। ट्रायल इन एब्सेंशिया होता क्या है, इसके अंदर क्या कोई डाउट की गुंजाइश होती है? जिन लोगों को जो है वो ट्रायल के तहत सज़ा दी गई है, दो दफ़ा उम्र कैद, उसके अंदर गालबन जो है वो वजाहत सईद खान साहब हैं, साबिर शाकिर साहब हैं, शाहीन साहबी साहब हैं, एंकर पर्सन हैदर रज़ा मेहदी साहब हैं, इसी तरह से मोहित पीरज़ादा एंड फॉर्मर आर्मी ऑफिशियल अकबर हुसैन जो है वो भी, जिनको आदिल राजा के नाम से जाना जाता है, वो भी इसके अंदर शामिल है। और तकरीबन मजमूई तौर पर इनको 35 लाख रुपए के करीब जो है वो जुर्माना भी आयद हुआ है, 35 साल के करीब सज़ा भी है मजमूई तौर पर। दो दफ़ा उम्र कैद से क्या मुराद है? इंसान की उम्र तो एक होती है, इस पहलू को भी जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा इसके साथ साथ मौजू है कि जनाब हमारे जो लॉयर हैं बहुत ही कॉम्पिटेंट, बड़े ही प्रोफेशनल लॉयर हैं, अली इशफाक, जो कि एक जो है वो मीडिया इन्फ्लुएंसर अजय भट्ट साहब के जो है वो लॉयर थे, उनका जो है वो लाइसेंस सस्पेंड हो गया। हमने देखा कि कराची कोर्ट्स के अंदर जो है वो एक इंसिडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, उसके अंदर वकला जो है वो हमें देखा कि कुछ इस तरह से मामलात के अंदर इन्वॉल्व हुए जो जिसके ऊपर इतराज़ भी आया। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर पंजाब बार कौंसल का क्या मौक़िफ़ रहा, उन्होंने क्यों कर जो है वो जो एक लाइसेंस होता है उसको सस्पेंड कर दिया? क्या दोबारा उनका लाइसेंस बहाल होगा? कमेटी को रेफ़र किया गया मामला, क्या सियाको सबाक है? इनके ऊपर बात करेंगे। दोनों मौजूद के ऊपर मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे साकिब मुबारक भट्टी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है, पहले भी आप इनको मेरे शो में देख चुके हैं, अच्छा और गहरा तजिया करते हैं, कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। और साथ ही साथ मियाँ मोहम्मद नईम अख्तर, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, ट्रायल के मंजे हुए, इवन हाई कोर्ट के अंदर भी हम देखते हैं, माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आने वाले हैं, तो एक मंजे हुए वकील के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाएंगे। और साथ ही साथ फैसल याकूब साहब हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, दुनिया इन्हें जानती है और हमारे प्रोग्राम में भी लातार दफ़ा जो है वो अपीयर हो चुके हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। उनकी जो एक महारत है वकालत के मामले और आइन के बारे में, उनका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और टेलीफोन पर गालबन जो ज्वाइन करेंगे दिलनवाज चीमा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है, पहले आप इनको जानते हैं, मेरे प्रोग्राम का परमानेंट हिस्सा होते हैं, आज ज़ाती मसरूफियत की वजह से स्टूडियो के अंदर नहीं मौजूद, लेकिन बहरहाल आज जो है वो इनसे फ़ोन पर बात करेंगे। और दिलनवाज चीमा साहब से बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, में जो ट्रायल इन एब्सेंशिया हुआ है कुछ मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का और जो लोग यूट्यूबर थे, उसके बारे में क्या आप समझते हैं? क्या आज ये पॉसिबल है कि एक बंदा कोर्ट के सामने ना पेश हो, वो भी ऐसी कोर्ट जो कि एंटी टेररिज्म कोर्ट गालबन कहलाती है, सख्त ट्रायल होता है उसके अंदर, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि क्रिमिनल ट्रायल के अंदर जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट गालबन एक्यूज को मिलता है। तो क्या ये रूटीन है जिसके अंदर लोगों की गैर मौजूदगी की सूरत के अंदर भी उनका ट्रायल हो सकता है या हो रहा है? किस तरह से देखते हैं इस सारे केस को? जी भट्ट साहब, बेसिकली फंडामेंटली जो हमारा आइन है और हमारा जो कानून है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं फेयर ट्रायल के ऊपर। और फेयर ट्रायल का एक बुनियादी जो असूल है वो ये है कि जिसके खिलाफ कार्रवाई है उसको मुकम्मल हक होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए कि वो अपना दिफा कर सके और अपने हक में जो सबूत है वो पेश कर सके। ये बुनियादी असूल है। अब एक सिचुएशन फर्क हो जाती है जब जो अक्यूज्ड है वो पेश ना हो अदालत के सामने और जानबूझ के पेश ना हो रहा हो। ऐसी सूरत में ये देखना होगा कि फिर क्या नतीजा निकलेगा, क्या कानून और कानून का जो अमल है वो रोक दिया जाएगा। तो इस जी अपने आप को ना पेश होने के जरिए से मुकदमे को और कानून का पूरा जो है असर रोक सकता है। तो इस चीज की भी इजाजत ज़ाहिर नहीं दी जा सकती। ठीक, लेकिन चीमा साहब एक सवाल ले लीजिएगा कि ये जो डिजिटल टेररिज्म है, ये एक नई टर्म गालबन जो है वो आई है, आप सुन पा रहे हैं मुझे चीमा साहब? जी 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 तो एक डिजिटल टेररिज्म की जो एक टर्म आई है जिसके अंदर जाहिर है ये यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं, उसके अलावा जो जितने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ये काफ़ी गालिब हैं शख्सियात और इनकी एक फॉलोइंग भी है, तो इनके ऊपर भी तो एक जिम्मेदारी बनती है। स्टेट अगर
कोई एक्शन ना ले तब उसके ऊपर जो है इतराज़ आता है, प्रोसिक्यूशन अगर कोई ना बात करे तो तब उसके ऊपर बात आती है। और फिर ये कि सहाफ़त से बढ़कर ये पार्टी लाइन्स भी ये लोग लेते हैं। आप ये भी समझते हैं कि इसके अंदर भी एक लाइन होनी चाहिए, इफ़ यू आर वर्किंग एज ए जर्नलिस्ट और एज एन एंकर पर्सन, तो आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप एक बैलेंस शो करें, एक बैलेंस बात करें और फैसला आवाम पर छोड़ें, वो जो भी डिसाइड करें। बट इफ़ यू आर टेकिंग द साइड ऑफ वन पर्टिकुलर पार्टी, तो आप क्या समझते हैं सूरत के अंदर प्रोसिक्यूशन जस्टिफाइड है इन टेकिंग दीज एक्शंस? देखिए, किसी पार्टी के हक में बात करना या उसके साथ अपनी सिंपैथी रखना, ये तो खैर एक जुर्म नहीं है, ये तो हमारा आइन जो प्रोटेक्ट करता है इसको। लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा कि हाँ, आपने बात वो जो कही वो सही कही कि अगर आप अपने आप को एज ए जर्नलिस्ट करते हैं प्रेजेंट, और अगर आप जो स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं लॉ में और गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग फेयर रिपोर्टिंग, वो अगर आप अपहोल्ड नहीं करते हैं तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस अलग हो सकते हैं, लेकिन वो भी क्रिमिनल नहीं होंगे, वो रेगुलेटरी लेवल पे हैं। अब एक अलग बहस है जिसमें हम इस वक्त नहीं जा सकते, वो ये है कि यूट्यूब इटसेल्फ एक अनरेगुलेटेड फोरम है और बहुत सारे मुल्कों में बहस चल रही है कि इसको रेगुलेट करने की बड़ी सख्त जरूरत है। बहरहाल वो एक बहुत ब्रॉड उसमें चला जाएगा। हमने भी देखना है कि जुर्म क्या है। इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो ये नहीं है कि आपने किसी पार्टी के हक में बात की या किसी के साथ आपकी हमदर्दियां थी, बल्कि ये है एक बड़ा स्पेसिफिक इवेंट है जो 9 मई का इवेंट है, जिसमें जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं और खासकर आर्मी की जो कई इंस्टॉलेशंस हैं उन पे अटैक किया गया, हमला किया गया, उनको नुकसान पहुंचाया गया। और उसके सिलसिले में जाहिर है ये टेररिज्म के भी जुमरे में आता है और अदरवाइज जो ऑफेंसेस आर्मी एक्ट के हैं उनके भी जुमरे में आता है, उस पर कार्रवाई होती रही। अब उसके साथ साथ जो लोग खुद मौजूद थे वो भी उसके स्कोप में आएंगे, और फिर जाहिर है जो लोग खुद मौजूद ना भी हों लेकिन अगर वो उसको इंसाइट कर रहे हैं या उसको हौसला अफजाई कर रहे हैं, लोगों को उस तरफ उकसा रहे हैं, तो उनकी हद तक भी फिर कार्रवाई जो है मुमकिन है। और ये जो लोग हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई इस जुमरे में की गई है। जी अच्छा, अच्छी बात। सब एक ही चीज़ बताइएगा, आपने कहा क्रिमिनल के अलावा रेगुलेटरी भी है, तो हमारे जो इदारे हैं वो क्या इस मामले में एक्शन ले रहे हैं? जो आप समझते हैं कि इसके ऊपर भी एक लंबी बहस तो है, लेकिन ये जो सारे प्लेटफॉर्म हैं आपको पता है ये घरों तक पहुंचे हुए हैं, तो अगर आप एज ए स्टेट उनको रेगुलेट नहीं कर पा रहे, आपके पास डायरेक्ट कमांड नहीं है, तो फिर उसके अंदर क्या पॉलिसी गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि आप होने से पहले रोकें? आपका कोई इस तरह से जो है वो सेंसरशिप का मामला नहीं है, लोग लाइव चले जाते हैं, तो इसके अंदर भी तो कोई आपको कोड ऑफ कंडक्ट तो बनाना पड़ेगा। एक एफर्ट की जा रही थी जी, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है 16 का, उसमें पहले कानून साजी की गई, फिर उसमें अमेंडमेंट्स आपको पता की गई, और मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन और इस तरह की चीजों को रोकने की जो है काफी सख्त प्रोविजन शामिल की गई उसके अंदर। और उसमें भी काफी जो है जाहिर क्रिटिसिज्म भी उस वक्त हुआ और रिएक्शन भी आया, लेकिन उसके पीछे बुनियादी मकसद यही था कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी एज सच कोई रेगुलेशन होती नहीं है, और उसके ऊपर जो कंटेंट है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई खास इन इटसेल्फ मैकेनिज्म नहीं मौजूद था। उसको कवर करने के लिए या उस गैप को फिल करने के लिए फिर वो कानून साजी की गई, जिसमें आपको पता है कि कई एक्शंस गवर्नमेंट ले सकती है, उसमें कार्रवाई भी कर सकती है, आपका चैनल या प्लेटफॉर्म बंद भी कर सकती है, और बहुत सारे उसके अंदर एक्शंस जो हैं शामिल किए गए थे इसी चीज को रोकने के लिए कि जो इस तरह की मिलिशियस इंफॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन है उसको कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल ठीक है चेमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको स्टूडियो के अंदर जहमत देंगे और मज़ीद डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, अब मैं अपने मेहमानों की तरफ हूँ जो स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, और मियाँ साहब मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। सवाल फिर वही आते हैं, रिपीट हो जाते हैं, लेकिन अभी जो है वो एक सवाल नाज़रीन के ज़हन में भी आ रहा होगा, और ये जो मुल्ज़मान तो नहीं है, मुजरिमान की जो है सूरत इख्तियार कर चुके हैं, तो इनके ऊपर इनको राइट ऑफ अपील होगा, क्योंकि अपील के अंदर भी टाइम ऑफ लिमिटेशन गालबन आड़े आता है, तो क्या ये चारा जो ये अपनी कर सकेंगे? भट्ट साहब बहुत शुक्रिया मदऊ करने का। सबसे पहले तो बिल्कुल इनके पास राइट ऑफ अपील है, इन्होंने विद इन लिमिटेशन जो है वो अपना राइट अवेल करना है।
और इन्होंने अपनी अपील फाइल करनी है, लेकिन क्योंकि वो मुल्क से बाहर हैं, अपील फाइल करने के लिए जरूरी है कि आपने कोर्ट के सामने सरेंडर करना है। ठीक ठीक ठीक। तो इस वजह से ये अपील अगर फाइल किसी अटर्नी के थ्रू या अदरवाइज अपील फाइल करेंगे तो वो अपील इनकी जो है वो इंटरटेनेबल उस तरह से नहीं होगी। ये सब आप कुछ फरमा रहे थे। जी, मैं गुजारिश कर रहा था कि बिल्कुल राइट ऑफ अपील है मुल्ज़मान के पास, और लेकिन लिमिटेशन जो है वो उसी तरह से रन करेगी। अगर किसी बंदे ने अपील फाइल करनी है तो उसने आना है, सरेंडर करना है, और उसके बाद उसकी अपील जो है वो इंटरटेनेबल होगी। लेकिन मेरा ज़िम्नी एक लीजिएगा, ये लॉ के अंदर क्या प्रोविजन मौजूद है कि आप सरेंडर से पहले उनको अरेस्ट ना करें, क्या वो पकड़ेगा तो पकड़ेगा? नहीं, अगर उन्होंने अपील फाइल कर दी तो कोर्ट ऑफ लॉ में वो चले गए तो फिर उन्होंने जो है वो बेसिकली सरेंडर तो उन्होंने करना है, और उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ये नहीं कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अरेस्ट होना है उस दिन उनकी अपील जो है वो उस वक्त तक तो कोई हियरिंग होकर कोई सस्पेंड नहीं हुआ होगा ऑर्डर। लेकिन इसमें यह है कि लिमिटेशन के हवाले से माजी में मियां नवाज शरीफ केस में और बेशुमार और केसेस भी हैं जिसमें मुल्ज़मान को ये राय दी गई है कि उनकी लिमिटेशन जो है वो कंडोन की गई है। खास तौर पे मुल्ज़मान के हवाले से जो बैरून मुल्क होते हैं या किसी भी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आए या उनको इल्म नहीं था या किसी वजह से कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस से जिसकी वजह से वो अपनी अपील विद इन टाइम फाइल नहीं कर सके, तो लॉ में ऐसी गुंजाइश मौजूद है, ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि उनको जो है वो लिमिटेशन कंडोन की जा सकती। बिल्कुल ठीक है। मैं अगले मेहमानों के लिए जाऊंगा। मैं भट्टी साहब आपसे जो है वो पूछना चाहूँगा कि 24 विटनेसेस जो है वो ओवरऑल पेश हुए हैं केस के अंदर, अब उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन वो नहीं हुआ। सवाल जो एक आम देखने वाले के ज़हन में भी आता है या एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, वो ये बताइएगा कि क्या कोर्ट जो है उसको मनवन मान लेता है एविडेंस को, या फिर उसके अंदर वो देखता है कि इसके अंदर इसकी जो एविडेंशियल वैल्यू है उसके अंदर कुछ कमी आएगी? देखिए, जब उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो वो एविडेंस जो है वो सारी अनरिबटेड एविडेंस काउंट होगी। तो अनरिबटेड एविडेंस तो ऑब्वियसली वो कंसिडर की जाएगी और वो एडमिसिबल भी है। अब एविडेंस की हद तक अगर हम देखें, बाकी जो ट्रायल हुआ है, ट्रायल इन एब्सेंशिया है, इसको देखने के लिए देखा जाएगा कि वो विद इन 7 डेज़ उनके पास अपील का टाइम है, लेकिन उसके लिए जैसे अभी मियां नईम साहब ने कहा कि वो पहले अपने आप को सरेंडर करेंगे और फिर जाके अपील में। दूसरा ये है कि अगर वो आ जाते हैं यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ के सामने और वो सरेंडर करके यहाँ अपनी बेल वो करवा लेते हैं, बेल करवा के तो वो इसको मामले को इसको देखते हैं और अपील फाइल करते हैं, वो ये सारे ऑप्शंस उनको देखने पड़ेंगे। लेकिन वो लिमिटेशन तो क्योंकि विद इन 7 डेज़ अगर अपील करनी है तो वो लिमिटेशन हम अगर स्ट्रिक्टली 7 डेज़ वाली देखें वो तो शायद लैप्स कर जाए, उसमें तो वो ना आ सकें। लेकिन इसमें प्रेसिडेंट बिल्कुल मौजूद हैं कि जिसमें लिमिटेशन जो है उसको कंडोन किया गया है और वो स्पेशल सर्कमस्टांसिस में कंडोन भी हो जाती है और काफ़ी केसेस में होती है। ये नहीं कि ये इस तरह के केसेस में, और भी केसेस में लिमिटेशन कंडोन हो जाती है। तो अभी लेकिन कोर्ट का थोड़ा सा व्यू जो है वो लिमिटेशन के बारे में स्ट्रिक्ट है। अब देखना ये होगा कि इन केसेस के अंदर अगर कोई भी जो हैं कन्विक्टेड पर्सनस हैं जिनको सज़ा हुई है, चूँकि अब तो वो एक्यूज़ नहीं है, अब तो वो कन्विक्टेड पर्सनस आएंगे, उनमें से कोई भी आके इसको ऑर्डर को असेल करता है या इसको आके अपना कोर्ट ऑफ लॉ के सामने रखता है, तो फिर इसमें देखना पड़ेगा कि वो जो है वो किस जो है वो उसमें प्राइम में इसको कोर्ट लेती है। बिल्कुल ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। असल मैं आपसे जानना चाहूँगा इसी के अगेंस्ट अगर बात की जाए कि अगर वो नहीं आती और सरेंडर नहीं करते कोर्ट के सामने, तो कोर्ट फिर कोर्ट्स ऑफ लॉ क्या होगा? क्योंकि देखिए हमें ये मानना पड़ेगा कि उनके ऊपर जो एलिगेशन है वो 9 मई की हैं और जो अटैक हुआ है मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर, सीरियस ऑफेंस, उसके अंदर उनके कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है, उनकी वीडियोस का, उनके जो मुख्तलिफ पोस्टें हैं उनका, तो अब जाहिर है गवर्नमेंट या प्रोसिक्यूशन यहाँ पे रुकेगी नहीं, तो फिर आगे क्या होगा? इनको अरेस्ट करने के लिए कोई वारंट इशू होंगे, क्या लाएअमल होगा? जी बहुत शुक्रिया असद मधु करने का। ये जो है अगर ये अपील दायर नहीं करते और अगर अपील ये दायर करते हैं, कॉन्डोनेशन इनको नहीं मिलती, तो फिर इनकी जो है अरेस्ट का जो प्रोसेस है उसको अंडरटेक किया जाएगा। उसके अंदर जो है रेड वारंट्स ऑफ अरेस्ट इनके जारी किए जाएंगे और फिर इनको एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा। अभी देखने की बात है कि क्या पाकिस्तान की ट्रीटी यूएस के साथ एक्स्ट्रेडिशन की है, वो भी है यूके के साथ, उसके यूके के साथ भी पाकिस्तान की है, तो इनको एक्स्ट्राडाइट करके पाकिस्तान लाके फिर इनको दे विल बी कमिटेड टू प्रिजन। जो इस तरह में जिस मामले इस तरह देख रहा हूँ, अगर ये अपील फाइल नहीं करते या अगर इनकी अपील फाइल करते हैं, कंडोन नहीं होती, इनकी कंडोनेशन नहीं होती। जी
बिल्कुल ठीक है। मैं मियां साहब आपकी तरफ जाऊंगा और आप बीइंग द सीनियर वन, आपका क्या व्यू है? एक जो है ना सहाफ़ी अब ये सोचता है, हालांकि हमें तो एज ए लॉयर पता है कि सीरियस इसके अंदर एलिगेशन भी थी, और अपनी ड्यूटी से हटकर अगर कोई सहाफ़ी जो है वो पार्टी की लाइन ले रहा है तो उसके अंदर क्या उसको लाइन लेनी चाहिए, क्या उसको बैलेंस रखना चाहिए? क्योंकि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं, आपको आज़ादी है, आइन और कानून आपको देता है, आप किसको मर्ज़ी वोट करें, किसको मर्ज़ी बात करें, लेकिन जब आप सहाफ़ी के तौर पे हैं और आप एज ए इन्फ्लुएंसर के तौर पे हैं तो क्या कोई जिम्मेदारी है कि आप एक बैलेंस बात करें? भट्ट साहब शुक्रिया आपका। बात ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। इसको आप इतना सिंपल नहीं ले सकते कि वो सेंटेंस हो गए, उनको सजा हो गई, उनको पकड़ लें, अंदर डाल दें। जी जी। देखें, ट्रायल इन एब्सेंशिया आपको भी पता है, बीइंग एज अ वकील, और मुझे भी पता है, आपने 25 विटनेस पेश किए, किसी एक का भी क्रॉस एग्जामिन नहीं हो सकता, जो एक राइट है हर जो भी मुल्ज़िम है। अब वो मुजरम हो गए, पहले वो मुल्ज़िम थे, और अगर उसने क्रॉस एग्जामिन नहीं किया तो वो चीज़ें स्क्रूटनाइज ही नहीं हो सकी उस एविडेंस में से जो कि होनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि देखिए, इन्फ्लुएंसर और चीज़ है और बीइंग एज अ जर्नलिस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट करना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। जर्नलिस्ट का काम किसी पार्टी की साइड लेना तो नहीं है, लेकिन जर्नलिस्ट का काम कई दफ़ा ये तो होता है कि वो किसी भी पार्टी की साइड लिए बगैर कोई ट्रूथ को अनरिवील करे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें शायद उससे सामने नहीं होती, जर्नलिस्ट आप लोगों को उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, तो आप कई दफा इस एंगल से भी कोई ऐसी खबर या कोई ऐसा प्रोग्राम कर देते हैं। अब अगर इस किस्म की सजाएं होने लगे सबको ट्रायल इन एब्सेंशिया में, तो फिर ये कि तमाम जर्नलिस्ट अब तो बाउंड हो गए ना कि उन्होंने जो कुछ भी कहना है बड़े दायरा इख्तियार में रह के कहना है, बल्कि पूछ के कहना है कि जनाब हमें इजाजत है कि हम ये टॉपिक छेड़ लें या ना छेड़ लें। अब आज आप जो टॉपिक लेके बैठे हुए हैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। अब अगर आपको कहा जाए कि जनाब आपने इस टॉपिक को छेड़ने से पहले आपने बकायदा हमसे इजाजत लेनी है, तो फिर तो वो मकसद फोर्थ हो गया ना प्रोग्राम का। लेकिन एक सेल्फ भी तो आपको पता है एक ड्यूटी है। मैं वही कह रहा हूँ कि बीइंग एज इन्फ्लुएंसर जब ये आते हैं तब ये जरूर एक पार्टी की साइड अगर मारते हैं तो वो फिर एक जाति करें, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। और इसके अंदर भी आपको पता है कि आपके दायरे के अंदर भी इसके ऊपर बकायदा एक्शन हो सकता है और आपको उसके ऊपर बकायदा कंटेम्प्ट किया जाता है। आपको 9 मई के मुकदमात के दौरान ये जो सारी इनकी FIRs हैं वो कटी हैं, जिसके अंदर ये लोगों को कह रहे थे कि जनाब ये हो गया। और ये आपको पता है कि ये भी कोई शक नहीं है, एज ए हम भी अपनी कम्युनिटी में जब देखते हैं एज ए सहाफ़ी तो हमें लगता है कि आप वो बात करें कि आप एक स्कूल ऑफ थॉट बना रहे हैं जिसकी सदाकत ही कोई नहीं, लगता है कि आप कोई दूसरे मुल्क का सहाफ़ी बात कर रहे हैं। तो ये भी तो एक आप समझते हैं ना कि तजावुज़ है जिसको खुद ही कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो फिर जाहिर है लॉ तो अपना एक्शन लेगा। सर बात ये है कि ये एक बड़ा देर से चलने वाला इशू है कि जितने भी सहाफ़ी हैं वो जब प्रोग्राम तो एक टीवी चैनल पे तो एक रेगुलेटेड है, उसके अलावा उन तमाम सहाफ़ियों ने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं और वो यूट्यूब चैनल्स के उनके फॉलोअर्स जो हैं वो अब बिलियंस में जा चुके हैं और उनसे से उनको इनकम भी आ रही है। अब उधर होता ये है कि वो जितना ज्यादा कोई चीज उसको मतलब सस्पेंस क्रिएट करेंगे, जितना ज्यादा वो कहेंगे हमने अनरिवील किया, हमने एक चीज जो लोगों को नहीं पता, या वो जिस किस्म की कुछ इस किस्म की बात करेंगे कि लोग उसको ज्यादा उसको व्यूअरशिप मिले, ये व्यूअरशिप के चक्कर में मामला काफी खराब हो गए हैं। इसमें हमने कोशिश की कि इस पर कोई कानून बन जाए, जैसे कासिम ने एक बहुत अच्छी एक जजमेंट भी इस पे दी जिसपे उन्होंने कहा कि ये जितने भी यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, इन सबको कहा जाए कि वो पाकिस्तान में आके अपने ऑफिस खोलें और बकायदा गवर्नमेंट से लाइसेंस लें। उसके ऊपर अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, उसकी कंटेम्प्ट भी चल रही है कि टिल टू डेट उसको उस तरह नहीं टेकअप किया गया, गवर्नमेंट को चाहिए था। देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने तमाम जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उनके ऑफिसेज बकायदा इंडिया में खुलवाए हुए हैं और वो उन सबको रेगुलेट कर रहे हैं। आप कोई बात करके देखें इंडिया के खिलाफ, आपका यूट्यूब चैनल 10 मिनट से पहले बंद हो जाएगा, आपको वार्निंग आ जाएगी। तो इसी तरह अगर गवर्नमेंट, तो बेसिक तरीका है कि गवर्नमेंट इनको रेगुलेट करे, उन सब पे पाबंदी लगाए, उन्हें कि अगर आपने इसको पाकिस्तान में चलाना है चैनल्स को, फेसबुक को या ट्विटर को या किसी चीज को, तो आप अपना एक दफ्तर जो है वो हमारे मुल्क में खोलेंगे और हम उसकी स्क्रूटनी आपके साथ मिलकर करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली वो जो चैनल्स है ना वो चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं मियां साहब आपकी तरफ आऊंगा। बड़े मियां साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, उन्होंने कहा जी आपके रेगुलर, क्योंकि आपको पता है लाइव चले जाते हैं लोग, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अलाउड है,
फिर उसके अंदर आप कोई नहीं पकड़ सकते, उस वक्त तक चीज़ कहीं से कहीं जा सकती है, तो कोई एक सेंसरशिप तो होनी चाहिए। क्या समझते हैं आप इसके बारे में? मेरा ख्याल है कि हमें बुनियादी चीज के ऊपर जाना पड़ेगा कि ये फॉल्स स्टेटमेंट क्यों होती है और इतना दीदा दलेरी से इस तरह से यूट्यूब और अदरवाइज जो है वो क्यों एक गलत बयानी करके इस तरह से प्रिटेंड किया जाता है कि ये जो बात की जा रही है यही सच्ची बात है। उसकी वजह यह कि हमारे मुल्क में डैमेजेस का लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। डैमेजेस का जो मसाइल है, जो डैमेजेस का लॉ जो है वो पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं। 2024 में द पंजाब डेफेमेशन एक्ट जो है वो 2024 आया, उसके अंदर ये तमाम चीजों का इहाता किया गया है। जो डेफिनेशन की गई है डेफेमेशन की, उसके अंदर ये तमाम चीजें, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका उसमें शामिल किया गया है। लेकिन उसके तहत कोर्ट्स ने काम भी शुरू कर दिया है। सेशन जज साहब जो है वो लाहौर के अंदर एक सेशन जज साहब जो है उनको एक कोर्ट जो है वो उनको कर दी गई है, एलिवेट कर दी गई है और वो उसके ऊपर हियरिंग भी शुरू हो चुकी है पिछले 10-15 दिन से। तो बेसिकली मसला यही है कि जो जिसका दिल करता है, एक लिमिट्स तो होनी चाहिए ना, उसको पता हो कि मैंने नो बॉल नहीं करनी। अच्छा, ये जो गलत बात है या रियासती अदारों के खिलाफ बात है, ये पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर जो भी जहां भी अपनी रियासत के खिलाफ बात करता है, रियासत एक्शन लेती है। वो गलत है, वो ठीक है, ये डिबेट बात की है। लेकिन कोई भी रियासत किसी भी शख्स को यह इजाजत नहीं देती, वो अमेरिका हो, वो यूरोप के ममालिक हो, वो यूके हो, वो पाकिस्तान हो, वो बरतानिया हो या वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी और मुल्क में बैठे और उधर से पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ जो है वो बात करें। अगर आपको कोई मसला है तो आप एक लिमिट के अंदर जो है वो बात कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन वो क्रिटिसिज्म को प्लान्ड नहीं होना चाहिए कि आप किसी प्लानिंग ग्रेट गेम का हिस्सा हैं। बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल है कि इसमें लॉ ऑफ डेफिमेशन जो है उसको अगर इंप्लीमेंट कर दे, जैसे अभी बरसम में थोड़ा सा आपका टर्न में आदिल राजा साहब को जो है वो बरतानिया के अंदर जो है वो जुर्माना हुआ है। उन्होंने किसी को फॉल्स स्टेटमेंट को इंटरव्यू या उन्होंने खबर गलत दी थी, उसके ऊपर उनको कितने पाउंड जो है वो जुर्माना हो चुका है, कितने हजार पाउंड जो है या लाख पाउंड, cannot go exact on figure। तो अब जो है वो अब देखें उन ममालिक में लॉ ऑफ डैमेजेस, लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो एप्लीकेबल है। पाकिस्तान में आज हो जाए मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक ठीक, बिल्कुल सही है। मैं भट्टी साहब आपकी तरफ जानना चाहूँगा, आप भी क्या इस चीज़ को इंडोर्स करते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, जैसे अभी क्रिमिनल लाइबिलिटी तो है, लेकिन इसके अलावा भी एक हम देखते हैं कि ओवरऑल सोशल मीडिया के ऊपर एक मुकम्मल इख्तियार है, आप अभी लाइव जाएं, अभी बात करें, रिकॉर्डेड करें, आप जो मर्जी बात करें, उस तरह से आपको सेंसरशिप नहीं है। लेकिन उसकी वजह यही है कि लोगों को कहीं तो आपने डिसिप्लिन करना है। आज़ादी राय के साथ साथ वही है ना आपकी बात कि मेरी आज़ादी जहाँ तक है कि आपका जो है वो नाक जहाँ से शुरू होती है उस तक मेरी आज़ादी। अगर आप मेरा हाथ आपके नाक को लग रहा है या फेस को लग रहा है तो फिर तो आज़ादी नहीं, फिर तो आपकी वायलेशन होगी। जी, ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसमें हमने 2-3 चीज़ें देखनी है। एक तो देखें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो आया, उसमें अमेंडमेंट भी आई। उस अमेंडमेंट को जो है वो काफ़ी हलकों में स्पेशली साफ़ी बरादरी ने बड़ा कंडेम किया, लेकिन वो यही इसी वजह से थी कि ये जो मतलब कोई भी यूट्यूब पे बैठ के कोई एक इंडिविजुअल व्यूअरशिप्स के लेने के लिए या ज़्यादा लोगों को ट्रैक करने के लिए कोई एक फास्ट न्यूज़ एक कर देता है, जिससे किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन की या इवन कि किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी, जिससे उसकी रेपुटेशन डैमेज होती है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सके, तो ये बड़ा अच्छा है। बाकी हम देखते हैं कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आप मैक्सिमम अगर इसमें से यूट्यूबर्स देखें, जैसे कि अभी आपके दूसरे टॉपिक में केस भी आएगा आज, उसमें भी हम देखें तो ये सब वो हैं कि जिनके पास कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा कंटेंट है जो हमारी यूथ को या आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसके लिए यूज़फुल है। ये सिर्फ एक फैमिली वीलॉग्स बना के और वो उस कॉन्टेक्स्ट में हम जाएं अगर, तो ये वो सारा एक हमारा जो सोसाइटी ओवरऑल है उसका एक एटमॉस्फेयर ख़राब किया जा रहा है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा। अब इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ही ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल है, जिसने एक बीइंग अ स्टेट जो है वो उसको देखना है और उसको गवर्नमेंट ने ही ये चीज़ें देखनी है कि कौन सी चीज़ जो है वो लॉ के अगेंस्ट की जा रही है और उसको चीज़ों को रेगुलराइज होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इसमें जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट आया है वो बड़ी एक अच्छी चीज़ है, अगर उसको हम पॉजिटिवली उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन फिर हमारे मुल्क में ये
मसाइल हो जाते हैं कि जब भी कोई कानून आता है उसको पॉजिटिव के साथ साथ जो उसकी जो है उसका मिसयूज, जो यूज के साथ साथ मिसयूज शुरू हो जाता है, वो फिर एक फर्दर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्रिएट होती हैं। बिल्कुल ठीक तो है, उस सिलसिले में हमें ये बड़ा अच्छा पॉइंट है भट्टी साहब का। मैं फैसल आपसे यहीं से आगे चलता हूं कि ये जो मिसयूज ऑफ लॉ है, मींस के लॉ तो बड़ा अच्छा है इटसेल्फ, लेकिन उसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर भी अभी ये चीज़ें आ रही हैं कि जनाब इसके अंदर पॉलिटिकल मोटिव ना हो, कोई इस तरह की बात ना हो, तो उस चीज़ को कैसे जो है वो आप फिगर आउट कर सकते हैं कि ये प्योरली एक जो है वो लीगल ट्रायल हुआ है, इसके अंदर पॉलिटिकल मोटिवेशन उस तरह से नहीं है। देखिए असद, इसके अंदर ये है कि जब अगर ये अपील फाइल करते हैं, और इनको मैं समझता हूँ कि अपील फाइल करनी चाहिए, अपील फाइल करते हैं, इनके सरेंडर करना पड़ेगा, सरेंडर करते हैं, अपील फाइल करते हैं, और अगर इनको फेयर ट्रायल मिलती है और अगर वो इनकी कन्विक्शन सेट असाइड हो जाती है, तो फिर ये एक कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड्स जो है उनको ले डाउन किया जा सकता है कि ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि एक कानून का भी गलत इस्तेमाल ना हो। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी, जैसे मियां इरफान साहब ने कहा कि हुकूमत जो है इस हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पहले लोगों के पास अगर आप फ्रीडम देंगे, बट उनको एक फ्रीडम के साथ उनको अगर आपने एक पैरामीटर्स भी देने हैं, बट पैरामीटर्स इंप्लीमेंटेशन के लिए जब वो कर दें तो उसके बाद इंप्लीमेंट करें। आप पहले ही एक स्टैंडर्ड्स ले डाउन करें और उनको इंप्लीमेंट करें। जैसे मियां नईम साहब ने कहा कि जी एक हमारे यहाँ लॉ ऑफ डैमेजेस, लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो कानून एग्जिस्ट करता है, बट उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ एक तो इसको हमें कल्चर डेवलप करना चाहिए। 2-4 जजमेंट्स आएंगी, जब 2-4 जजमेंट्स आएंगी तो एक प्रेसिडेंट डेवलप हो जाएगा। जब प्रेसिडेंट डेवलप होगा तो लोग जब उनके राइट वायलेट होगा तो डैमेजेस क्लेम करेंगे। तो वो फिर 2007 में सही हाईकोर्ट की जजमेंट एक डैमेजेस की आई हुई थी, जो हमारे चीफ जस्टिस भी पाकिस्तान के रहे, उन्होंने दी थी, तो वो भी अपनी ब्लॉक स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ। तो वो ये चीज देखने की जरूरत है। उसके बाद जब ये कानून हो जाएगा तो फिर लोग ये लॉ का फोरम जो है इन कन्विक्शन से हटके लॉ ऑफ टॉर्ट डैमेजेस की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल ठीक, ये देखने की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात की। मैं मियां साहब आप तो जाहिर है आपका एक अरसा गुजर गया है, आप सीनियर भी हैं, अब ये कल्चर किस तरह से डेवलप होगा? लिटिगेंट कहते हैं जी मेरा जो जायज़ मुकदमा है प्रॉपर्टी का वो तो आप हल नहीं करके दे रहे, उसके अंदर डेकेट्स लग रहे हैं, तो मैं ये जो एक हवा में बात है, जाहिर है मुश्किल होता है एक डैमेजेस का साबित करना कि नीयत क्या थी, उसके अंदर क्या मामला था, एज़ कम्पेयर टू वो चीज़ जिसके अंदर एक एग्रीमेंट टू सेल तहरीरी है। तो ये डिले जो है वो आपको लग रहा है कि आपके जस्टिस सिस्टम के अंदर उसकी वजह से वो कल्चर नहीं डेवलप हो पा रहा। बात ये असद भाई कि कानून में कोई शिकम होने का मतलब ये नहीं कि कानून जो है वो किसी काबिल नहीं है। ठीक, अब फिर वही बात है, बहुत कानून साजी हो रही है, लेकिन क्यों नहीं आप जो कानून में शिकम है उसी कानून को ठीक करते। ठीक, एक कानून के मौजूदगी में एक नया कानून ले आना और उसको देखना भी ना कि वो इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं है, ठीक, और फिर उसको इन्फोर्स करने की भी कोशिश करना। आप अभी ये देख रहे हैं कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज वाला कानून आया उसमें एक पटवारी, एक तहसीलदार, एक एसी साहब और एक डीसी साहब और एक एसएसपी साहब, वो बैठ के बुलाते थे लोगों को, बुला के पटवारी से पूछते थे भाई म्यूटेशन किसके नाम पे है। अब पटवारी जिसके हक में बयान दे देता था और उसको कहते थे सुबह तक इसका कब्जा वापस दिलवाएं। अब मुझे बताएं कि जब आपने बगैर किसी, और फिर सबसे बड़ा उस कानून में जो हमें जिस बात पर बड़ी हैरत हुई कि आप किसी रिप्रेजेंटेटिव, किसी वकील, किसी एडवोकेट के थ्रू नहीं पेश हो सकते, आपने खुद पेश होना। हर बंदे की ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो 4 एक सीनियर ऑफिसर्स के सामने बैठ के तो अपना जो मौकफ है उसको बयान कर सके। तो अब जब इस किस्म का इशू होता है, और फिर दूसरी बात वो हुआ, उसमें कोई रिटन ऑर्डर नहीं उस बंदे को हैंड ओवर किया गया, अगले दिन उसकी पोजेशन छीन के दूसरी पार्टी को दे दी गई, कोई राइट ऑफ अपील नहीं था। उस कानून को अगर आप गौर से पढ़ें तो उस कानून में कोई बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि उन्होंने सिर्फ इस बात को डिटरमिन करना है कि प्रॉपर्टी पे राइट किसका है। उसके बाद वहां ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होनी थी और वो इशू ट्रिब्यूनल को उन्होंने रेफर कर देना था, जजमेंट ट्रिब्यूनल ने पास करनी थी। अब वो कौन सा कानून है कि जिसमें आप ना जजमेंट दे रहे हैं ना कोई अपील का राइट दे रहे हैं, और आप बगैर सिर्फ एक सरसरी सी एक पंचायत कह लें, सरसरी सी हियरिंग के बाद समरी ट्रायल करके तो आप फौरन इमीडिएटली अगले दिन पोजेशन भी दे रहे हैं। तो वो चीफ जस्टिस साहब आलिया नीलम साहिबा ने वो उन्होंने टेकअप किया और बिल्कुल सही टेकअप किया है। मैं उनको बल्कि अप्रिशिएट करूंगा
कि उन्होंने बिल्कुल इस बात को सही वो फुल बेंच बन के क्या उसमें अब हुआ ये है कि देखें, एक नहीं हजारों की तादाद से पिटीशन आई कि विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज हजारों लोगों की कब्जे से, और वो केसेस मतलब वो वाली जो प्रॉपर्टीज जिनके बकायदा लिटिगेशन में केसेस पेंडिंग सिंस लॉन्ग है, मतलब सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उन्होंने कहा जी हमारा स्टे है, उन्होंने कहा जी मैं किसी स्टे को नहीं मानते, बस जो हमें समझ आई है वो ये है, आप सुबह इनको कब्जा दें। वो सारी पिटीशंस लॉयर्स ने आके हाई कोर्ट में फाइल की, और जब वो बहुत सारी क्लब हो गई तो फिर देखा गया कि ये इतनी एक बल्क ऑफ लिटिगेशन जो है ये क्यों क्रिएट हो रही है। मैं थोड़ा मौजूद से हट जाऊंगा मियां साहब, लेकिन जो जिसको जायज भी मिल गया था वो बड़ा खुश था। अभी वो कहता है कि जनाब ये गलत हो गया, तो अवाम का एक रद्द-ए-अमल भी तो एक जायज़ है कि जनाब आपकी आम सिविल कोर्ट के अंदर मुकदमा नहीं हल हो रहा, उसको क्या करना चाहिए? वो अदालत आलिया की जिम्मेदारी है, वो हम लॉयर्स की जिम्मेदारी है, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, या कलेक्टिवली क्या किस तरह से निकले? सर देखें, बात फिर वही है, जायज मिला ना जायज मिला, ये फैसले इस तरह नहीं होने। पूरा एक कानून वाज़े किया गया है, एक कानून चल रहा है इस मुल्क में, नहीं हो रहा कि आपने एविडेंस पेश करनी है, आपने क्रॉस एग्जामिनिंग का राइट है, आपने बहस करनी है, और फिर फैसला होना है कि किसका राइट है किसका नहीं। जिसको मिल गया वो खुश है, जिसको छिन गया वो नाराज है। तो बात ये कि इस तरह मिलना और छीनना ये बिल्कुल वायलेशन है एक प्रोसीजर की, जो ऑलरेडी इस मुल्क पे चल रहा है। अब तमाम जितने भी कवानीन है उसको खत्म करके एक समरी ट्रायल का कानून इससे नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, दूसरे मौजू की तरफ बढ़ना है, और पहला जो बात है वो यही है कि जो भी कानून आए उसके अंदर गौर गोश करने के बाद, और जो इतनी सदियों से डेवलपमेंट हुई है, कोर्ट एक ज़ाब्ता बनाया, उसको भी मलूज़े खातर रख के फिर मामलात का सलूशन आना चाहिए। बात ठीक है कि सिविल कोर्ट के अंदर मुकदमा तवालत का शिकार हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि समरी प्रोसीजर के ज़रिए आप नाइंसाफ़ी करें और किसी ऐसे शख्स को नुकसान पहुँचे जिसका वो हक है। दूसरे मौजूद पर जाते हैं, मियाँ इशफाक जो है उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। मामला जो है कराची कोर्ट्स के अंदर पेश आया। मैं मियाँ साहब आपकी तरफ, मियाँ नईम अख्तर साहब, आपने पूरे हालातों वाक़े थोड़ा सा एलैबोरेट करें, क्या था मामला? मियाँ साहब को, मियाँ इशफाक साहब का लाइसेंस बनता था सस्पेंड होना, या जो है वो दूसरी साइड पे एक्शन होना चाहिए था? किस तरह से देखते हैं आप? अच्छा बार साहब, इसमें हुआ ये कि मियाँ इशफाक साहब जो है वो कराची सिटी कोर्ट्स में पेश हुए। उनके क्लाइंट थे रजब भट्ट साहब, उनकी बेल मैटर था, एक FIR थी, कुछ वकला के खिलाफ उन्होंने कोई पोस्ट ऐसी की थी या वीलॉग ऐसा किया था रजब भट्ट ने, जिसकी बुनियाद पे FIR थी, और उसी में जो है वो बेल में वो पेश हुए। उस दिन बार में स्ट्राइक थी, और इसके दौरान मियाँ अली इशफाक साहब पेश हो गए, और उधर 1-1.5 घंटा तक तू तकरार हुई, कुछ वकला थे और मियाँ अली इशफाक साहब के दरमियान। और फिर उसके बाद जो वाक़या हुआ, मैन हैंडलिंग हुई रजब भट्ट साहब के साथ जिस तरह से हुआ, फिर उसके बाद ये सारा सीन हुआ, और मियाँ अली इशफाक साहब का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया इस बुनियाद पे कि वो उस दिन स्ट्राइक के दौरान जो है वो कोर्ट में पेश हुए। मैं थोड़ा सा, मुझे अगर इजाजत दें तो मेरे नज़दीक जो है ये बार एसोसिएशन, मियाँ अरफान साहब बैठे हैं, हमारे बहुत सीनियर हैं, लीडर भी हैं, और बार को रिप्रेजेंट भी बारहा दफा कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो है इन्होंने इलेक्शन भी अभी लड़ा है, प्रोमिनेंट लायर हैं। हमें ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि हमारी बार एसोसिएशंस का रोल जो है वो खत्म होता जा रहा है। 1 से 1.5 घंटा तक वकला जो है वो आपस में उनके हार्श वर्ड्स एक्सचेंज हुए कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर। बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन ने इंटरप्ट नहीं किया, ओहदेदारान ने इंटरप्ट नहीं किया, वो नहीं आए। अब मुझे ये बताएं, लीगली बात हम कर लेते हैं कि आपकी स्ट्राइक रिकॉग्नाइज ही नहीं है। आप स्ट्राइक के दौरान अगर ना पेश हो, केस खारिज हो जाए, तो ये ग्राउंड नहीं है कि स्ट्राइक थी उस दिन। कोर्ट ऑर्डर अगर पास कर दे, मैं खुद एक केस में सुप्रीम कोर्ट तक मुझे राइट नहीं मिला गवाहों के ऊपर जिरा करने का, मेरी ग्राउंड यही थी कि उस दिन स्ट्राइक थी। उन्होंने कहा स्ट्राइक आपने की है, कोर्ट तो खुली थी, गवाह तो मौजूद थे। तो बात यह है कि इस दौरान जो लाइसेंस सस्पेंड हुआ मियाँ अली इशफाक साहब का, आपको मियाँ अली इशफाक साहब के तरीका वकालत से इख्तलाफ हो सकता है, रजब भट्ट से लाख इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन फेयर ट्रायल जो है वो मुल्ज़म का हक है। अगर आपने मियाँ अली इशफाक साहब को पेश नहीं होने देना, तो ये भी तो एक मिसकंडक्ट है कि आप एक दूसरे वकील को एक केस से रोक रहे हैं कि आप पेश ना हो। मेरे नजदीक तो ये भी एक मिसकंडक्ट था। और अगली बात कि जो इसमें जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, ये तो ट्रिब्यूनल का काम था कि ट्रिब्यूनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने
पंजाब बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ट्रिब्यूनल को मामला भेजना था और उन्होंने ये करना था। जो मैंने पढ़ा या जो मैंने थोड़ा सा देखा, इसमें वो डायरेक्ट लाइसेंस सस्पेंड करने का इख्तियार भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास नहीं है। उन्होंने सिर्फ इंक्वायरी करके, और राइट ऑफ हियरिंग भी है कि आपने सुनना है दूसरी पार्टी को। अब इसमें राइट ऑफ हियरिंग भी मियां अली इशफाक साहब को नहीं दिया गया, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो है ना वो सख्त ऑर्डर कर दिया गया। बट साहब ये जो एक तरह से मामला है कि सस्पेंड कर देना लाइसेंस, और जाहिर है प्रैक्टिसिंग वकील के लिए उसका ये ब्रेड एंड बटर भी होता है। फिर लोग उसके अंदर एक रिप्यूट का भी आता है जी कि शायद कोई आपने भी गलत किया हो, तो कानून की उस तरह से कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। फिर प्रोसीजरल मिस्टेक भी, फिर चलो कम से कम शो काज नोटिस हो जाता कि आप कहते कि आप अपना मटेरियल ले आए, क्योंकि जाहिर है बार काउंसिल्स का एक जो उसको प्रैक्टिकली देखा जा रहा है, उनका ये मौक़िफ़ है कि जनाब हमने सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया है, क्योंकि कराची बार भी जो है वो गालबन इसके ऊपर जो है वो स्ट्राइक पे जा चुकी थी। तो आप समझते हैं ठीक हो गया, फिर उनका जो लाइसेंस है वो अनसस्पेंड हो जाएगा? इसमें बट सब ऐसे है कि ये जो लाइसेंस इनका सस्पेंड हुआ है, ये जो कंप्लेंट है, और बल्कि ये रेफरेंस जो है ये कराची बार एसोसिएशन की तरफ से ही है, और उन्होंने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने जो है वो रेफरेंस पंजाब बार काउंसिल में फ़ाइल किया था अगेंस्ट मियां इशफाक साहब, और उनके लिए कि ये इस पे जो चूँकि मियां इशफाक साहब जो हैं वो पंजाब के लॉयर हैं, और उनकी जुरिस्डिक्शन जो है, उनको लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी जो है वो पंजाब बार काउंसिल है, लिहाजा उन्होंने इसीलिए मामला पंजाब बार काउंसिल को रेफ़र किया था कि पंजाब बार काउंसिल इस पे एक्शन ले। ठीक। और जिसके बाद पंजाब बार काउंसिल ने अपना एक एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ऑर्डर पास किया। वो तो खैर रूल्स के अंदर एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास पावर्स हैं कि वो इस तरह के जो है वो एक्शन लेके सस्पेंशन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। और इसमें काफ़ी पीछे केसेस ऐसे हैं जिनमें इस तरह ही जो लॉयर्स इवन के जो टिकटॉक्स में इन्वॉल्व थे और जिन्होंने टिकटॉक्स पे कुछ ऐसे मटेरियल्स जो है बनाए थे, उनके लाइसेंस भी इस तरह सस्पेंड किए गए थे। और ये बल्कि ये कपल ऑफ डेज बैक आप देखें तो काफ़ी इस तरह के इश्यूज पहले भी आए हैं। तो लिहाजा सस्पेंशन की हद तक तो वो एक मैं समझता हूँ उसका उनका डिसीजन ठीक है। दूसरा ये है कि अगर हम देखे जाए तो ये मामलात यहाँ तक क्यों पहुँचे। सबसे पहले तो रजब भट्ट साहब जो एक यूट्यूबर हैं और वो दुनिया उनको बड़ा अनफॉर्चुनेटली मैं तो उसको अनफॉर्चुनेटली कहूँगा कि हमारी एक न्यू जनरेशन जो है वो उनको फॉलो कर रही है। और हम किस तरफ जा रहे हैं कि हमारे पास जो एजुकेशनिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वो लोग नहीं हैं फॉलो करने के लिए, हमारे पास यूट्यूबर्स रह गए हैं फॉलो करने के लिए। और उन्होंने कुछ जो है उनकी भी देखें, कभी जो पहला आपका टॉपिक था कि एक लिमिट सेट होनी चाहिए हर चीज़ की, उन्होंने अपनी लिमिट से निकल के लॉयर्स कम्युनिटी के अगेंस्ट जो पहले एक अपनी जो है वो वीलॉग्स किए या जो भी उन्होंने उस पर सोशल मीडिया पे बात की, शायद उनको वो नहीं करनी चाहिए थी, ना वहाँ से बात निकलती और मामला आगे पहुंचते। उसको कानूनी कर लेते। चलिए मैं आपकी इस बात पे आ जाता हूँ कि उसका बिल्कुल कानूनी था। चले वहाँ पे कानूनी कर लेते हैं, उनके ऊपर ठीक है कानूनी राइट, आगे कानून कर रहे हैं, बिल्कुल कानूनी राइट उनको यूज करना चाहिए था। चले वो कराची बार एसोसिएशन के कुछ लॉयर्स जो थे उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर वहाँ पे उनकी, और वो उनके कोई रजब भट्ट के साथ वो कोई गार्ड्स थे वहाँ पे, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है थ्रू सोशल मीडिया और अदर नेटवर्क्स कि वो कोई गार्ड्स थे जिन्होंने लॉयर्स वहाँ पे जो मौजूद थे दूसरी साइड से उनके साथ मिसबिहेव किया उनके गार्ड्स ने, और यूट्यूबर ने खुद भी मिसबिहेव किया, जिसके बाद प्रोवोक किया गया कि वो जो वहाँ पे एक दो लॉयर्स इंडिविजुअल मौजूद थे उनके साथ कोई इनका आपस में कोई इस तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट हो, और वो जो कि अनफॉर्चुनेटली अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गया। उस इंसिडेंट के होने के बाद मियां इशफाक साहब चूँकि एक बतौर लॉयर वहाँ पे तशरीफ़ लेके गए थे कराची बार एसोसिएशन में और अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो मैं इसमें ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर उनको कोई उनके क्लाइंट को कोई किसी इंडिविजुअल लॉयर के अगेंस्ट ग्रीवेंस थी तो उनको एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में फ़ाइल करनी चाहिए थी। जबकि मियां इशफाक साहब ने बड़ा सरप्राइजिंगली है ये हमारा इवन के लॉयर्स कम्युनिटी के लिए कि उन्होंने अपने क्लाइंट के लिए अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर लॉयर्स के अगेंस्ट एप्लीकेशन वहाँ पे फाइल की, जो कि मैं समझता हूँ कि शायद हमें ये ज़ेब नहीं देता कि हम अपने क्लाइंट के लिए जाके वहाँ पे किसी भी ऑपोजिट लॉयर्स के अगेंस्ट या लॉयर्स कम्युनिटी के अगेंस्ट जाके इस तरह की FIR के लिए एप्लीकेशन एक स्टेशन हाउस ऑफिसर पे सीनियर है मियां साहब की तरफ मुकदमा ले जाते हैं। मियां साहब अब बात ही है कि मैं अगर अपने क्लाइंट के साथ चला जाता हूँ और इस तरह का जो है वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है तो वो तो फिर जाहिर है लॉयर्स की अपनी भी सीनियर भी एक हो, आप काम भी आपका चल रहा हो तो एक प्रेस्टीज तो होती है कि यार मेरा क्लाइंट था उसको इस तरह से मामला हो गया।
तो उस सेंस के अंदर ठीक किया मियां इशफाक ने, या उनको छोटे भाइयों की तरह हमारे लिए, और बड़ा सीजन लॉयर है, इसमें कोई शक नहीं। बड़े अच्छे मुकदमात मतलब उसके प्रोफाइल पे मौजूद है और उसने बड़े अच्छे मुकदमात लड़े और बड़े मशहूर मुकदमात लड़े। लेकिन आप यहाँ मौजूदगी में मैं आपको भी रिक्वेस्ट, आप भी हमारी कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं, लॉयर हैं, बाकी सारे भी लॉयर्स बैठे हुए हैं। देखें, हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस बनता है कि कभी क्लाइंट की खातिर हमें पर्सनल नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भट्ट साहब कि देखें, अगर उनके क्लाइंट के साथ मिस हैंडलिंग हुई थी तो उनको चाहिए था एप्लीकेशन अपने क्लाइंट की तरफ से मूव करते, लेकिन वो जब एप्लीकेशन इन्होंने मूव की कि मेरे क्लाइंट के साथ ये मिस हैंडलिंग हुई है और उसके साथ ये सारे मामला हुए हैं तो उसके खिलाफ एफआईआर काटी जाए, और वो इमीडिएटली एफआईआर कट भी गई। देखिए, कराची बार एक पाकिस्तान की एक बहुत स्ट्रॉन्ग बार है, और कराची बार की जो यूनिटी है ना, उसकी भी एग्जांपल दी जाती है। हम शायद इधर थोड़ा भी इस वक्त डिवाइड हुए बैठे हैं। कराची बार में उनका प्रेसिडेंट जो है वो इस वक्त बड़ा जुमाली साहब नहीं, असीफ जुमाली तो हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट है ना, आमिर वैद जो है वो उनका डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट है, और वो इस वक्त इज अ हीरो ऑफ द बार, और वो दोबारा इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। अब जब आपको पता है बंदा प्रेसिडेंट हो भी और वो दोबारा इलेक्शन भी लड़ रहा हो, तो फिर मामला जरा थोड़े डिफरेंट होते हैं। उसको अपनी कम्युनिटी के, अपने लॉयर्स की बात जरा डिफरेंट तरीके से सुननी भी पड़ती है और उसको टैकल भी करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा शायद ये एक थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गई। ये किसी का राइट नहीं इन्फ्रिंज किया जा सकता, आप किसी को नहीं रोक सकते कि वो अपने क्लाइंट की खातिर पेश हो, लेकिन क्लाइंट की खातिर इतना जाती हैसियत से एप्लीकेशन मूव करके उसके ऊपर एफआईआर जब कटवाई जाएगी, और वो भी किनके खिलाफ, एक कम्युनिटी के खिलाफ, तो जब वो कम्युनिटी फिर खड़ी होती है, और यही ये इशू हुआ। इसका मैं अभी भी ये समझता हूं कि ये मामला पंजाब बार काउंसिल ने जो एक्शन लिया, मैं समझता हूं ये बेहतर किया। वो डिफ्यूज हो गया, वो डिफ्यूज किया। अब उनको राइट ऑफ हियरिंग है, अभी तो सिर्फ सस्पेंड किया है, अभी लाइसेंस को उनका मतलब कैंसिल तो नहीं कर दिया ना, सस्पेंड किया है। वो अली इशफाक साहब को बुलाएं, वो आके अपना सारा मौक़िफ़ बयान करें, उसके बाद कराची बार के वकला को बुलाएं। और कई दफ़ा होता ये है, क्योंकि इस तरह के मामला आते रहते हैं हमारे पास, हमने भी रिप्रेजेंट किया है बास को, तो ये इस तरह के मामला जब लॉयर्स में आपस में होते हैं तो इनको डिफ्यूज करना, बैठ के कोई सुलह करवाना ही इसका हल होता है। ये अगर इसी तरह चलते रहे तो मैं एक बात कहता होता हूं कि हमारा जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है ना, ये बहुत खूबसूरत है। अगर हम इलेक्शन ना लड़ते हो तो शायद यहाँ पर लॉयर्स आपस में एक दूसरे को गोलियां मारना शुरू कर दें। मतलब हालात इस किस्म के अब आ गए हैं, इसलिए इसको बेहतर है कि बैठ के एमिकेबली इसको कोई सोल्यूशन निकाल के तो इसको खत्म किया जाए। जग रसाई है, उसके अलावा कुछ नहीं है, और इसकी भी इनकम जो है वो यूट्यूबर्स को जानी है। बिल्कुल ठीक है। मैं फैसल आपसे फाइनल चाहूंगा, आप क्या सोचते हैं, उनको अपील फाइल कर देनी चाहिए रिगार्ड अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑर्डर, और मामला डिफ्यूज हो गया, ठीक है, उस तरह से अब हाइप नहीं रही जिस तरह से स्ट्राइक चल रही थी, रोज ये देखने में आ रहा था बार बार वही, तो अब कम से कम सिचुएशन बेहतर हो गई है, अपील फाइल करके उनका मामला क्लियर हो जाएगा। मियां इशफाक साहब जी असद, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि वो मियां इशफाक साहब जो हैं वो अपील फाइल करें, अपना जो हक है उनका वो उसको अवेल करें। बाकी जो पंजाब बार काउंसिल ने इसको डिफ्यूज किया है, मैं जरूर बात करूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय जो मेरे साथी अभी बैठे हैं, दोस्त भाई बैठे हुए हैं, हमारी बात जो है इसमें हमारी बार भी डिवाइडेड है। कराची बार जो है एक एग्जेम्पशन है कि कराची बार इज नॉट डिवाइडेड, दे आर ऑन वन प्लेटफॉर्म, बट हमारी बार जो पंजाब बार है, हमारी जो लाहौर की पॉलिटिक्स हैं, दे आर डिवाइडेड। जो मैंने अभी तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, ना मेरा कोई भी इंटेंशन है, बट क्योंकि मैं अभी इस का हिस्सा हूँ प्रोफेशन का, फ्रेटर्निटी का, और उसको ऑब्जर्व करता हूँ। दोस्तों ने इलेक्शन लड़े तो हमारी डिवीजन इधर मौजूद है जी। पंजाब बार काउंसिल ने जो है उनको जो एलिगेशंस उनके लेटर के अंदर किए हैं, उन्होंने पॉलिटिकली इसको इंटेलिजेंटली इसको मामले को लेके इसको डिफ्यूज कर दिया है उन्होंने। बाकी मियां इशफाक अली जो है इसको कंटेस्ट करें, अपने मामले को अपना राइट मौक़िफ़ बयान करें, जैसे मियां इरफान साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी वो अपना करें। और मैं समझता हूँ कि ये जो है ना डिफ्यूज हो जाएगा ये मामला जो है, ये जो इनकी ये सारी बात हुई, बस वो उनको क्लाइंट की तरफ से पर्सनलाइज्ड होके नहीं करना चाहिए था, उनको चाहिए था कि क्लाइंट मूव करता और प्रेजेंट करते उसको, और फिर बात को एक और तरीके से जो उनका जिस तरीके से जिस सूरत में लेके गए ना, वो से मामला जो है बिगड़ा है। मैं मियां साहब आपका फाइनल, फिर मैं वाइंडिंग अप तक जाऊंगा, टाइम थोड़ा है, फाइनल कमेंट्स क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये सारे दोस्तों ने जो बात की जो है वो बिल्कुल ठीक की है, इस हद तक तो बात दुरुस्त है। और हम भी ये कहते हैं कि
कोई भी शख्स जो है वो अपने क्लाइंट के लिए लिमिट क्रॉस ना करे। जहां तक आपके क्लाइंट का राइट का तल्लक है, आपने अदालत के अंदर जो है वो केस उसका फाइट करना है, आपने अदालत के अंदर सारी चीज़ें करनी है, लेकिन जो ऑर्डर है उसके अंदर तो मिसकंडक्ट है कि आप स्ट्राइक के दौरान पेश हुए। मेरा मौक़िफ़ ही अदरवाइज और है। मैं ये कहता हूं कि 1.5 घंटा सिटी बार के अंदर तू मैं तकरार हुई, ठीक, बार एसोसिएशंस के ओहदेदारान कहां थे? हाँ ये चले, वो इन्वॉल्व होके वो इस सारे मामले को हैंडल कर सकते थे, वो सारे मामले को देख सकते थे, एमिकेबली हो सकता था ये मामला। जब आपने अपना रोल प्ले नहीं किया तो फिर उसके बाद तो सर्कमस्टांसिस के ऊपर है ना कि सर्कमस्टांसिस क्या बने। सर्कमस्टांसिस जो है वो आपके सामने लाहौर में अगर हुआ होता तो ये मैं कहता हूं कि ये बार एसोसिएशन के नुमाइंदों का जो है वो रोल ही यही है। और क्या करना है इन्होंने? बिल्कुल ठीक है। वुकला का एक वकील कहता है कि हमारे खिलाफ एक वी लॉग बना, जी जी, वी लॉग बना, एक एफआईआर होगी, एक मुलजम पेश होने चला गया, एक वकील लाहौर से उसके केस में पेश होने चला गया। अब वुकला को सिटी बार जो है वो बार के वुकला को ग्रीवेंस है कि हमारे केस में ये पेश हो रहा है या हमारा ये मुलजम है। तो बार का रोल क्या था? बार इन्वॉल्व होती, बार इस मामले को हैंडल करती, बार इसको एमिकेबली जो है वो लेके जाती। देखिए ये इसको हम ऐसे नहीं देख सकते कि रोज हमारे साथ भी मुलजमान पेश होते हैं। मैं एक मिसाल देता हूं, चंद अरसा पहले आजम जी तरड़ साहब के साथ एक मुलजम पेश हुआ हाई कोर्ट के अंदर और बेल खारिज होगी, पुलिस गिरफ्तार करने लगी, उसने तरड़ साहब को जो है वो पंजाबी के अंदर जफा पा लिया, वो मैन हैंडलिंग हुई, प्रोटेक्शन हुई। देखो सारी बार एसोसिएशन ने जो है वो स्ट्राइक भी की और प्रेस रिलीज भी जारी की। देखे ना, ऐसे तो नहीं है ना कि अगर वो प्रोटेक्ट करें, बड़ा लाइफ प्रोटेक्ट करे तो फिर आप वकील के साथ खड़े हो जाएं, और अगर कोई आम बंदा करे तो फिर आप जो है वो अदरवाइज उसका टाइम मेरे पास। मैं समझता हूं कि बार एसोसिएशन को अपना रोल प्ले करना चाहिए। नाज़रीन जी मियां साहब जल्दी आप जरा टाइम जी। बात ये थी कि बार एसोसिएशन में क्या उन्होंने इनके वुकला के खिलाफ दरख्वास्त दी कि इन्होंने मैन हैंडलिंग की। जी जी, अगर ये इस तरफ चले जाता मामला तो शायद ये डिफरेंट होता। अच्छा पॉइंट आ गया मियां साहब का भी। मियां इशफाक साहब के साथ अगरचे मामला थोड़ा सा है, लेकिन जाहिर है हमारी एक कम्युनिटी है, उसके अंदर उनको भी चाहिए कि कम्युनिटी के साथ चल के मामला को बेहतर करें। नाज़रीन वक्त ख़त्म हो गया, अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।